We were doing chapter number 1, that is meaning and objectives of accounting. So today we will end up this chapter. So let's have a recall of all the topics. Firstly, we have discussed need for accounting. Need for accounting means I have told you that at the end of every year, every businessman wants to know how much profit he has earned and how much loss he has suffered, what is the capital, what is the cash, what is the amount of creditors, कितना बाहर वालों को पे करना है, कितना रिसीव करना है, कैश कितना है, स्टॉक कितना है. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय अकाउंटिंग by preparing the records. So at the end of every year, every businessman wants to know how much profit he has earned and how much loss he has suffered, and to remember all the transactions. So for all this purpose we need accounting. Then we have discussed about meaning of accounting. नीड ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा. देन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में आपको बताया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying and summarizing the business transactions for correct decision making. अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम टास्क करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी अकाउंटिंग एज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम गोल एंड साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि अकाउंटिंग में हमारे पास टेक्निक्स भी हैं और अकाउंटिंग में हमारे पास प्रिंसिपल्स भी हैं. आगे चलकर हम टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स दोनों ही पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है. देन सेकंड हमने फीचर पढ़ा रिकॉर्डिंग इन मनी टर्म्स, यानी कि हम केवल क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस को ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस को नहीं करते. ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. देन हमने उसको रिकॉर्डिंग किया. रिकॉर्डिंग अगर स्मॉल बिजनेसमैन है तो जर्नल में किया, और अगर लार्ज साइज है बिजनेस का तो हमने सब्सिडरी बुक्स में किया. देन हमने उसको क्लासीफाई किया, हमने अकाउंट्स ओपन किए, अकाउंट बनाए हमने लेजर में. देन हमने समराइज़ किया. समराइजिंग में हमने 3 काम किए. हमने टोटलिंग किया अपने अकाउंट्स का. देन हमने उसको बैलेंसिंग किया. टोटलिंग बैलेंसिंग की मदद से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया. एंड थर्ड में हमने उन बैलेंसेस की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाए. देन हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा कि रिजल्ट्स को हमने इंटरप्रेट किया एंड एट लास्ट हमने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट किया. ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा. देन हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े. ऑब्जेक्टिव में सबसे फर्स्ट आपको पॉइंट बताया था कि टू मेक द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए अकाउंट्स की ज़रूरत होती है. देन आपको सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव बताया कि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, देन पोजिशन जानने के लिए, देन इन्फॉर्मेशन को लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, कंपैरिजन के लिए, असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस में हमने लगभग सेम पॉइंट्स पढ़े थे. रिकॉर्ड बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन, कंपैरिजन, फोरकास्ट करना, फ्रॉड को कम करना, लीगल मैटर्स में हेल्प करना. ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड. Then we have discussed about bookkeeping, accounting and accountancy. Bookkeeping is mainly concerned with record keeping. यहाँ पे mainly record होता है, लेकिन जहाँ पे bookkeeping end होता है वहीं accounting start होता है. Bookkeeping, where the bookkeeping ends, accounting emerges. Bookkeeping का narrow scope था, accounting का wide scope था. बुक कीपिंग में हम ओनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं, मेजरिंग करते हैं, उसे मनी टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं. और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि क्लासीफाइंग के अलावा हम उसको समराइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेटिंग. यहाँ पे 4 एक्टिविटी होती है, यहाँ पर 7 एक्टिविटीज़ होती हैं. ये जूनियर स्टाफ करता है, ये सीनियर स्टाफ करता है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी. अकाउंटिंग आर्ट है तो अकाउंटेंसी साइंस है. अकाउंटिंग का स्कोप अगर नैरो है तो अकाउंटेंसी का वाइड है. अकाउंटिंग जहाँ आपको काम करना सिखाता है, अकाउंटेंसी उसकी थ्योरी है जो बताता है कि अकाउंटिंग को कैसे करना है. देन हमने 5 ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देन हमने पढ़ा था अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. जिस तरीके से हाँ एक लैंग्वेज का वर्क होता है कि अपने व्यूज़ को दूसरे को कम्युनिकेट करना, सिमिलरली अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस की रिपोर्ट्स को वो आगे कम्युनिकेट करता है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यूज़र्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र्स. जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस करते हैं, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट को यूज़ करते हैं और मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि ओनर्स, जैसे कि एम्प्लॉयज़ एंड जैसे कि मैनेजमेंट. तो ये सब इंटरनल यूज़र्स में आते हैं. एक्सटर्नल यूज़र जो बिजनेस के बाहर होते हैं, सप्लायर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो पब्लिश्ड डेटा को एक्सेस करते हैं, कॉन्फिडेंशियल नहीं पब्लिश्ड रिपोर्ट्स को वो यूज़ करते हैं और अपनी नॉलेज लेते हैं बिजनेस के बारे में.
देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में हमने देखा था कि ये आपको मैनेजमेंट को हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, बिजनेस की पोजीशन पता लगाने में हेल्प करता है, कंपैरिजन में हेल्प करता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। सो टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक्स, लिमिटेशंस एंड द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। सो लेट्स अवर लुक। लिमिटेशंस का मतलब होता है बेटा ड्रॉबैक्स। तो अकाउंटिंग में जिस तरीके से हमने एडवांटेजेस पढ़े, तो इसके कुछ लूप होल्स भी हैं, जैसे कि डिस्कस करते हैं लूप होल्स। एक्सप्रेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस में दोनों ही तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, लेकिन बिजनेस में हम क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, जबकि उनका बिजनेस में मैटर होता है। तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन। इट एक्सप्रेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। जो इवेंट एम्प्लॉय की हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग नहीं होती। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। कई बार हमें बहुत जगहों पर एस्टिमेट के ऊपर अपनी अकाउंटिंग लिखनी पड़ती है, जैसे किसी एसेट का वैल्यूएशन करना है 2 ईयर्स के बाद में। सपोज आपने कार परचेज़ की है, वो अभी आपने परचेज़ की है तो 10 लाख की है, तो 1 ईयर बाद हम एस्टिमेट करेंगे कि अभी 8 लाख की हो गई, तो हमने इसमें एस्टिमेशन किया, तो इट इज़ नॉट परफेक्ट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी बाइज्ड, ये बाइज्ड हो सकती है। बाइज्ड मीन्स पर्सन टू पर्सन व्यूज़ चेंज हो सकते हैं। जैसे कि सपोज एक पर्सन तो उस कार की वैल्यू 8 लाख लगा रहे हैं, वहीं दूसरा पर्सन उस कार की वैल्यू 8.5 लाख लगा रहा है, तो मीन्स पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें चेंज होती हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन समटाइम्स में बी बाइज्ड। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स असेट्स ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। हम यहाँ पे हर असेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपकी एक कार जो 10 लाख की है, वो 10 लाख की 5 ईयर बाद में नहीं होगी, वो कम वैल्यू की हो जाएगी, लेकिन अकाउंटिंग में हम असेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर लिखते हैं। मैनुपुलेशन का मतलब होता है फेर बदल, चेंजेस होना। वी कैन मैनुपुलेट द अकाउंट्स इन ऑर्डर टू शो द फेवरेबल पोजीशन। अगर आपको अपनी इनकम कम दिखानी है तो आप उसको अलग तरीके से शो कर सकते हैं, तो अकाउंट से मैनुपुलेशन के चांसेस हैं। मनी एज अ मेजरमेंट ऑफ यूनिट चेंज इन वैल्यू। अब हमने इसको सारी चीज़ों को मनी में मेजर किया है, और हम कंपैरिजन भी मनी से करते हैं। सपोज लास्ट ईयर 1 लाख रुपीज़ का इनकम हुआ और इस साल 1,10,000 का हो, तो हम ये मान लेंगे कि 10,000 का इंक्रीज़ हो गया सिर्फ, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंडेक्स चेंज होता है, प्राइस की वैल्यू चेंज होती है। जो वैल्यू 1 लाख पिछले साल थी, ज़रूरी नहीं है कि वो अभी 1,10,000 की हो, वो 1 लाख वैल्यू अभी 1,50,000 की हो सकती है। तो प्राइस वैल्यू चेंज का ये कुछ नहीं बताता है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। देन कम ऑन द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मीन्स कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जब हम किसी को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या फीचर्स होनी चाहिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर स्टैंडर्ड्स फॉर जजिंग दैट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कई स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर लिखते हैं, तो वो कोई तो बहुत नीट एंड क्लीन लिखता है, वो अंडरस्टैंडेबल होता है, वो किसी को समझने में ईजी होता है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो देखते हैं क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। First, understandability. The ability of the accounting information to be comprehensible to those who have a reasonable understanding of the business and are willing to study the information with reasonable diligence. Understandable होना चाहिए। अगर आप कोई भी information को present कर रहे हो, that should not be confusing. It should be understandable to the user. Then relevance. आपसे क्वेश्चन में पूछा है कुछ और आप लिख रहे हैं कुछ। Relevance means related लिखना है, irrelevant नहीं लिखना है। The capacity of accounting information to make a difference in decisions. यानी कि उस रेलेवेंस का मतलब होता है इररेलेवेंट और अननेसेसरी डिटेल्स से नहीं आपको बताना है। ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे वो आपको बताना है। रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्ट। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। अकाउंटेंट कभी भी कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकता। एविडेंस के बेसिस पर वो उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करता है जिनका प्रूफ उसके पास में अवेलेबल है। एंड लास्ट वन इज कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी होने के लिए कंसिस्टेंसी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सेम मेथड शुड बी अडॉप्टेड every year same method should be adopted so that comparison can be possible. So these are the 4 features of the accounting information. First is information should be understandable. It should be understandable by the common man. It should be relevant. Unnecessary and irrelevant details should be ignored. Information must be reliable. It must be supported by some source documents, and information should be consistent. Comparison is possible, and every year same method should be chosen. So relevance make a difference in decision making. Reliability means faithful presented. Comparability means comparison possible. Consistency means single entity will use the single method. And with this we are completing chapter 1. From tomorrow we will start chapter 2.
Thank you and keep on revising chapter 1. God bless you all.